नमस्कार साथियों, अवसर क्लासेज उनेरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं के.एस. जंगीर आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और यदि आप भी पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों को भी इससे जोड़े ताकि उन तक भी इन क्लासों का प्रॉपर फायदा मिल सके। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। हमें लगेगा कि हाँ, विद्यार्थियों को वास्तव में ऐसी क्लासों की आवश्यकता है, तो हम भी इसके अंदर और अधिक मेहनत करेंगे। तो बच्चों, अपन कल तक स्टार्ट कर चुके थे प्रश्नावली 2 के अंदर। प्रश्नावली 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके अपन ने 2.1 के कुछ सवाल कर लिए थे। आज उसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवसर क्लासेज उनेरा के नाम से जैसे आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और यहाँ पे सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसको जैसी आवश्यकता है वे प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाकर के जैसे क्लिक करेंगे आपको पूरी क्लास वहाँ पे शो हो जाएगी और आप आवश्यकता अनुसार अपनी क्लास देख सकते हैं। एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता है दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखिएगा, अच्छे से कंसेप्ट सीखिए। बहुत ही आसान भाषा के अंदर पहली बार यूट्यूब के अंदर हम इससे अच्छा शायद हमें नहीं लगता कि इससे नीचे जाकर कोई समझा पाए। बाकी हमने जो पूरी कोशिश की है कि विद्यार्थियों को हित में ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझते हुए कि कक्षा 8 तक का जो स्तर है उसके बच्चों का जो स्तर है उसको पूरे स्तर को ध्यान में रखते हुए, पूरे टीचिंग मेथड्स जो अपन शिक्षण विधियां पढ़ते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को किस तरीके से समझ में आएगा, पूरी बातें ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सवाल आपको करवा रहे हैं। तो बढ़ते आप आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं 8875651134। इस पर आप व्हाट्सएप के द्वारा अगर कोई भी समस्या कर रहा है, आपको कोई भी समस्या हो प्रश्न के अंदर, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो देखिए आगे अपन पढ़ रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि एक चर होना चाहिए। कहीं बच्चों के कंफ्यूजन हो कि गणों की ये चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, तो समझिएगा चर और अचर ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसके अंदर इसके जो मान होते हैं वो स्थिर होते हैं। अचर के जो मान होते हैं वो स्थिर होते हैं। जैसे 5 है, 7 है, 8 है, -9 है, ये इनको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। चर किसे बोलते हैं? जिनके मान बदलते रहेंगे, जिनके मान फिक्स नहीं होते, बदलते रहते हैं। तो चर किसे कहेंगे? वेरिएबल। नाम से स्पष्ट हो रहा है, वेरिएबल जो हमेशा क्या करता रहेगा? वेरी करता रहेगा। एक्स इसे हम चर कहेंगे, वाई इसे चर कहेंगे। कभी एक्स का मान क्या रहेगा? कभी एक्स का मान, कल अपन ने जो 3 सवाल किए थे वहां भी देखा था, कभी एक्स का मान 2 आ रहा था, कभी एक्स का मान -1 आ रहा था। तो चर होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। अचर ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है जिनके मान फिक्स स्थिरांक होते हैं। तो बच्चों देखते हैं, अपन ने शुरू किया था एक चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरणों को हल कर रहे हैं अपन जिनके अंदर एक ही चर होगा, या तो x होगा या y होगा या t होगा या p होगा या q होगा या r होगा या s होगा। जो भी चर आपके लिए दे रखा है प्रश्न के अंदर, लेकिन चर एक ही रहेगा। ऐसे समीकरणों को हल करना सीख रहे हैं बच्चों अपन जिनके अंदर केवल चर एक होना चाहिए, एक चर वाले। और दूसरी बात, ये तो हो गया एक चर की बात। एक चर की बात होगी जिसमें चर कितना रहेगा? केवल एक रहेगा। लास्ट में आया है रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। रैखिक से मतलब है लीनियर, और लीनियर से मतलब है कि उस चर कितना आएगा? एक। उस चर की घात कितनी रहेगी? एक। इस चर की घात भी कितनी रहेगी? एक। यानी कि ओनली एक्स रहेगा, ओनली वाई रहेगा, ओनली जेड रहेगा। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उन्हें बोलते हैं रैखिक समीकरण। और कल मैंने बात की थी समीकरण की। समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा बीजगणितीय कथन जिसके मध्य में किसका चिन्ह होना चाहिए? समता का चिन्ह होना चाहिए। किसका चिन्ह होना चाहिए? समता का चिन्ह होना चाहिए। इसे बराबर का चिन्ह भी कहते हैं। कई परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है निम्न में से समता का चिन्ह है, निम्न में से समता का चिन्ह है, तो समता का चिन्ह किसे कहते हैं? बराबर को कहते हैं। ऐसा बीजगणितीय कथन जिसके मध्य में तो किसका चिन्ह होना चाहिए? समता का चिन्ह होना चाहिए, और इसके दोनों साइड में अगल बगल में क्या लिखे होने चाहिए? बीजीय व्यंजक लिखे होना चाहिए।
इसके अगल बगल में क्या लिखा होना चाहिए, बीजे व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होना चाहिए। इधर भी बीजे व्यंजक रहेगा और इधर भी क्या लिखा रहेगा, बीजे व्यंजक लिखा रहेगा। ऐसा बीजगणितीय कथन जिसके मध्य में तो किसका चिन्ह होना चाहिए, समता का चिन्ह होना चाहिए, यानी कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और बराबर के अगल बगल में दोनों साइड के अंदर बीजे व्यंजक लिखा होना चाहिए। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके अंदर बीजे व्यंजक वाले इस वाले पक्ष को तो बोलते हैं एलएचएस और इस वाले पक्ष को बोलते हैं आरएचएस। हिंदी में लिखें तो इस पूरे पक्ष को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष, और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। देखो बच्चों, बात क्लियर रहना चाहिए अपने दिमाग के अंदर। बीच में तो किसका चिन्ह होना चाहिए, बराबर का। बराबर के एक साइड और दूसरी साइड, दोनों साइड में बीजे व्यंजक लिखा होना चाहिए। इस वाली साइड के बीजे व्यंजक को क्या कहेंगे अपन, एलएचएस के नाम से जानेंगे, यानी कि हिंदी में बोले तो बायां पक्ष के नाम से जानेंगे, और बराबर के इस वाले साइड को दायां पक्ष के नाम से जानेंगे। तो इसे कहेंगे अपन क्या, समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पर कहीं बच्चे ऐसे कहेंगे कि गुरु जी जैसे मान लो 2x माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 है, तो ये 0 है, इसको अपन लिख सकते हैं 0 गुना x। जब अपन पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक, क्या पढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक, समीकरण पढ़ने से पहले अपन बीजीय व्यंजक पढ़ते हैं, तो यहाँ पढ़ते हैं चर और अचर, चर व अचर, चर व अचर का जो सम्मिलित रूप लिखा जाता है, चर व अचर का सम्मिलित रूप ऐसे जैसे 2x माइनस 3 लिख दिया, इसे क्या कहेंगे अपन, बीजीय व्यंजक कहेंगे। वो हो सकता है जीरो जो होगा, जीरो जो होगा इसको अपन लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यह भी क्या कहलाएगा, इसके अंदर भी कांस्टेंट रहेगा, चर रहेगा, तो ये भी अकेला आगे क्या बोलेंगे, इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। आगे देखिएगा, आगे अपन देखते हैं बच्चों, अपन कुछ सवाल कर लिए थे, तो इतनी बात समझने के बाद में अपन कुछ सवाल करते हैं और सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या अपन 3 तक कर चुके थे, 3 तक कर चुके थे। चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न है 4z प्लस 3, 4z प्लस 3 इक्वल टू दे रखा है 6 प्लस 2z। इसे हल करेंगे। जब भी किसी समीकरण को हल करते हैं तो चर को चर के पास लाते हैं और अचर को अचर के पास ले जाते हैं। इस एलएचएस के अंदर जो चर है इसके पास आरएचएस वाले चर को लेके आएंगे, और जब भी बराबर के इधर उधर लेके जाते हैं, जब भी चर अचर को बराबर के इधर उधर लेके जाते हैं, तो चिन्ह जो होगा वो प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है। ये गलती कभी नहीं करनी है। यदि आपने चिन्ह को चेंज नहीं किया तो आपका पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए इसे ध्यान रखें। और ऐसे इस विधि को पक्षांतरण विधि के नाम से जानते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर इसका क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण के अंदर चर के पास चर को लेके आएंगे। इस 4z को यहीं रहने दो, इस 2z को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2z इक्वल टू इस 6 को यहीं रहने दो, इस प्लस 3 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस के 3। यहाँ देखो, समान पद में समान पद जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। 4z में से 2z जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2z बचेगा, और इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ से z इक्वल टू वैल्यू आएगी अपने पास 3/2। z इक्वल टू कितनी आई, 3/2। और इसकी जांच देख सकते हैं बच्चों, जांच कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। एलएचएस जो पार्ट है, एलएचएस उसमें लिखा है 4z प्लस 3, z के स्थान पे कितना रखेंगे, z के स्थान पे रखेंगे 3/2 प्लस में 3। यहाँ से देखो बच्चों, 4 गुना 3 कितना होगा, 4 3 12 अपॉन में 2 प्लस के 3। यहाँ देखो बच्चों, 2 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6, और 12 6 कितना होगा 18, 18/2, यानी कि ये कितना आएगा 9। यहाँ से देखो बच्चों, आरएचएस देखो, आरएचएस में कितना लिखा है 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 3/2। यहाँ से देखो बच्चों, 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा, और 6 3 कितना होता है 9। यहाँ देखिएगा बच्चों, यदि समीकरण के अंदर एलएचएस इक्वल क्या होता है, आरएचएस होता है। यदि एलएचएस किसके बराबर आ जाए, आरएचएस के बराबर आ जाए, तो अपन कहेंगे कि अपन ने जो हल किया है वो बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं क्या, एलएचएस किसके इक्वल आ रहा है, आरएचएस के इक्वल आ रहा है। तो बच्चों, ये अपना चौथा सवाल भी बिल्कुल एकदम क्लियर हल होता है। कहीं समझ में नहीं आए तो इसे दोबारा आप देख सकते हो।
अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल, पांचवा सवाल देखिएगा। पांचवा सवाल देखिए बच्चों, 2x माइनस का 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखो बच्चों, अपन पक्षांतरण करेंगे यहाँ पे, x के पास में x वाले पद को लेके आएंगे और अचर को अचर की साइड में ले जाएंगे। इस 2x को तो यहीं रखेंगे, इस माइनस के x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x। इस 14 को यहीं रखेंगे, इस माइनस के 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का x। देखो बच्चों, 2x और 1x कितना होगा, 3x। ये कितना हो जाएगा, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों। देखो, x के गुणा में जो भी है, x को पसंद नहीं है, नीचे जब भी इसको भेजेंगे तो कहाँ आएगा, ये भाग में। x इक्वल टू लिखेंगे, x के गुणा में जो भी राशि होती है उसे नीचे कहाँ भेजते हैं, बराबर की इधर में भाग में जाता है। कहाँ जाएगा ये बच्चों, भाग में जाएगा। और x इक्वल टू देखो, 3 है कम, 3 पंजो 15, ये आएगा कितना, 5/1। और इसे लिखेंगे बच्चों अपन क्या, 5। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। x का मान कितना है अपने पास, 5। तो देखो बच्चों, आगे देख सकते हैं अपन। आगे जब जांच करेंगे तो जांच के अंदर देख सकते हैं इसकी जांच में एलएचएस जो पक्ष है वो कितना है, 2x माइनस 1। यहाँ देखो बच्चों, 2x की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 माइनस 1, 2 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा, 10 माइनस 1 कितना आएगा, ये 9। यहाँ देखो बच्चों, आरएचएस के अंदर क्या लिखा है, आरएचएस में लिखा है आरएचएस में देखो बच्चों, 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 5। तो 14 माइनस 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यानी कि यहाँ पे एलएचएस इक्वल कितना आ रहा है, आरएचएस की इक्वल आ रहा है। तो बच्चों, अपना ये 5वां प्रश्न भी खत्म होता है। कहीं समझ में नहीं आ रहा है इसको दोबारा देखिएगा एक बार अच्छे से। अपन को कुछ नहीं करना है, पक्षांतरण करना है। अगर ये सरल समीकरण है तो डायरेक्ट पक्षांतरण कर सकते हैं। अगर सरल समीकरण नहीं है तो पहले समीकरण को सरल बनाना पड़ेगा, इसके बाद में क्या करते हैं, अपन पक्षांतरण करते हैं। और पक्षांतरण का मतलब होता है चर के पास चर को ले आओ और अचर के पास अचर को ले जाओ। और जब भी एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। प्लस को किसमें करते हैं, माइनस में, और माइनस को किसमें करते हैं, प्लस में। यदि इतनी बात आपने याद रख ली तो आप समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। और समीकरण के जो प्रश्न है 8वीं कक्षा में ही नहीं, आगे भी जितनी भी परीक्षाएं आप देंगे वहां पर भी ये काम आएगा। तो आगे देखते हैं, आगे अगला सवाल देखते हैं अपन, इसको उठा लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल 6 नंबर का सवाल देखिएगा। देखो बच्चों, 6 नंबर का सवाल देखिएगा। 6 नंबर का सवाल लिखता है 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। इस प्रश्न को अपन हल करते हैं बच्चों। देखो, यहाँ डायरेक्ट पक्षांतरण नहीं कर सकते हैं, पहले से अपन को सरल बनाना पड़ेगा। इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक दे रखे हैं। अगर कोष्टक वगैरह दे रखे हैं तो पहले कोष्टक को हल करे, वो समीकरण को सरल बनाए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सरल बनाने पर इसे सरल बनाएंगे तो इस कोष्टक को हटाएंगे। 8x प्लस के 4, यहाँ से देखो 3 बाहर बैठा है, जब भी कोष्टक में जाएगा तो प्रत्येक राशि से गुणा होगा। 3 का गुणा x से होगा 3x, माइनस 3 का गुणा 1 से होगा कितना हो जाएगा, 3 प्लस के 7। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अब पक्षांतरण आप कर सकते हो। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कर सकते हो बच्चों, बहुत ही आसान है। देखो, चर के पास चर को लेके आएंगे, 8x के पास में किसको लाएंगे, इस माइनस के प्लस के 3x को उधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 3x। देखो, यहाँ बचा है माइनस के 3, यहाँ बचा है प्लस के 7, यहाँ से ये प्लस के 4 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो बच्चों, बहुत आसान है, यहाँ से समझना। 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x। कितना बचेगा, 5x। प्लस के 7 हैं, यहाँ देखो माइनस के 3 है, माइनस के 7, माइनस के 4 है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 3, माइनस के 4। जब भी सभी जगह पे माइनस दे रखे हैं तो माइनस को लेते हैं बाहर और उन संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7। यानी कि कितना हो जाएगा, ये माइनस के 7। एक माइनस का 7 है, एक प्लस का 7 है, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0। कितना हो जाएगा, ये
जीरो, और यहाँ से देखो x के गुणा में जो भी होता है वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। और बच्चों ये आपको याद होगा कि जब भी किसी संख्या का जीरो में भाग लगाते हैं तो आंसर कितना आता है, जीरो। कितना आता है, जीरो, यानी कि x का जो मान आया अपने पास वो कितना आया, जीरो। अब आप इसको देख सकते हो हल करके। इसकी जांच करते हैं अपन, क्या अपना आंसर सही है या नहीं है। LHS देखते हैं। LHS ये दे रखा है अपने पास, LHS दे रखा है 8x प्लस 4। इसके अंदर देखते हैं 8, x के स्थान पे जीरो रखेंगे, प्लस के 4। जीरो से जब किसी संख्या को गुणा करते हैं तो जीरो आता है, प्लस के 4, ये कितना आएगा, 4। RHS देखते हैं, RHS इसके अंदर देखते हैं बच्चों 3 x माइनस 1 प्लस के 4। 3 x के स्थान में कितना रखेंगे, 0 माइनस 1 प्लस के 7। जीरो में से जब -1 जाएगा तो ये बचेगा बच्चों -3 प्लस के 7। यहाँ देखिएगा बच्चों, जीरो में से -1 घटा रहे हैं, जीरो में से -1 घटा रहे हैं, और जीरो में से जब भी बड़ी संख्या घटाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 1। छोटी संख्या कौन सी है, 0। 1 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। 1 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या का माइनस का आएगा इसके आगे, और ये माइनस के जब इसको 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3, और ये प्लस के 7। और एक जगह माइनस और एक जगह प्लस होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, घटाते हैं। और हमेशा घटाने का नियम क्या कहता है कि बड़ी संख्या में किसको घटाना है, छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या कौन सी है, 7। 7 में से किसको घटाना है, 3, छोटी संख्या को। कितना आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा, 4। लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है यहाँ पे, प्लस। तो प्लस लगाओ तो अच्छी बात है, और नहीं लगाओ तो अच्छी बात है। दोनों में ही सही रहेगा आंसर, बदलेगा नहीं। तो आंसर कितना आएगा, 4। यहाँ देखिएगा LHS किसके खोला रहा है, RHS की। LHS किसके खोलाया, RHS की। देखो बच्चों, आज गर्मी ज्यादा होने की वजह से अपन यहीं तक देखते हैं। इसके आगे के जो सवाल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों, आप लोग अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य विद्यार्थियों को जोड़े ताकि उन तक भी इन क्लासों का प्रॉपर फायदा मिल सके। और जो बच्चे गरीब परिवार से या कहीं समस्याएं होती है, देखो जब अपन गांव से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं तो उनके लिए अपन ने बहुत ही अच्छी जो मुहिम चालू की है, तो उन बच्चों तक इन्हें पहुंचाइए ताकि उन्हें भी, उनके भी गणित का जो डर है वो खत्म हो सके। धन्यवाद।